जी सर, आ रही यस वॉइस। सर, अब आ रहा है। ओके 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 ओके। चलिए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं हम लोग। अगली क्लास देखते हैं। अभी जहाँ तक आप लोग को बताया वहां तक कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं है तो हम आगे देखते हैं। देखिए, कल आप लोगों को अकबर के बारे में बता रहे थे, और अकबर के जो मनसबदारी सिस्टम था या मनसबदारी जो व्यवस्था था उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि वो जो रैंक होता है, रैंक मतलब पद होता है, पदवी होता है या ओहदा किसे कहते हैं, वो होता है। और वो क्या होता है, प्रशासन को चलाने के लिए एक व्यवस्था था। इसके बाद दीने इलाही बताया था, बुलंद दरवाजा बताया था, फतेहपुर सीकरी बताया था, पानीपत का सेकेंड बैटल, और ये बहुत सारी चीज बताया था। तौहीद इलाही या दीने इलाही या मजहरनामा आपको पता था, या मजहर बताया था, जो धार्मिक संगठन था उनको मजहर कहते थे। और मजहरनामा उसके सिद्धांतों को जिनको संकलित किया गया था उसको मजहरनामा कहा गया था। अब देखिए, राजपूत नीति भी बताया था कि गुजरात विजय क्यों जरूरी था उस समय, यानी गुजरात को जीतना उस समय जरूरी है। देखिए, इस समय अगर भारत को अगर सही से ऑपरेट करना है, यानी आर्थिक रूप से, तो भारत का जो मुंबई वाला क्षेत्र है वो कब्जा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो आर्थिक राजधानी है उसको मुंबई कहा जाता है। तो ट्रेड अब जब तक नहीं होगा तो कंट्री सरवाइव नहीं कर सकता है। तो गुजरात उस समय क्या था, बहुत ही ऐसे सेंटर पे था जो ट्रेड होता है। देखिएगा, जहां जहां पहले ट्रेड होता है ना, वो राज्य आज भी अमीर राज्य है। केवल पंजाब और हरियाणा को थोड़ा छोड़ के देखा जाए, पंजाब और हरियाणा का भी एक अलग उनका सिस्टम है। वो जो आगे ज्यादा उन्नति कर लिया है, जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जो हुआ था, हरित क्रांति, इसका देन है। लेकिन पंजाब और हरियाणा को छोड़ के भारत में जितने भी अमीर राज्य है ना, वो कोस्टल एरिया में है, जिनका सामाजिक आर्थिक है जो अच्छा कंडीशन में है, वो सभी कोस्टल एरिया है। देखिए, कोस्टल एरिया में क्यों होता है, एक तो ट्रेड होता है, उससे क्या था, नए नए संप्रदाय या सामाजिक लोगों से मेल मिलाप होता है, तो उसमें इनोवेशन बहुत ज्यादा होता है। और जो लैंड लॉक होता है, यानी जो जहाँ पूरी भूमि से घिरा हुआ जो राज्य होता है या क्षेत्र होता है, वहां पे लोग पहुंचने में थोड़ा सा देर लगता है। आज भी देखिएगा, जो लैंड लॉक वाले एरिया है वहां पे, जैसे उत्तराखंड का बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे क्या है, इंटरनेट की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आप जो मुंबई में चले जाइएगा, वहां पे हर चीज सुविधा में है। तो इसलिए ये सारी चीज है। अब अकबर का एक और सिस्टम समझ लीजिएगा। देखिए, अकबर के जो दरबार में नवरत्न रहते थे, नौ जो प्रमुख लोग थे उसमें थे, उसमें बीरबल थे, उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह, उसके बाद तानसेन, टोडरमल, इन मिला के क्या 9 लोग रहते थे उनके दरबार में। टोडरमल आपको पता है कि भूमि व्यवस्था से जुड़े हुए थे, और मान सिंह उनके सेनापति थे, और बीरबल उनके मतलब मंत्री और सलाहकार कह सकते हैं। अब देखिए, इनके दरबार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल इंपॉर्टेंट इसलिए है, इन्होंने क्या है, अकबर का जीवनी लिखा था। इसे अकबर नामा कहा जाता है। ये अकबर का क्या है, जीवनी है, बायोग्राफी से कहते हैं। तो अकबर के जीवनी को क्या कहा जाता है, अकबर नामा कहते हैं। ये 3 भागों में था। इनका जो एक भाग है ना, जो बहुत ही फेमस है, जो उनके प्रशासन से संबंधित है, उसे कहते हैं आईने ए अकबरी। आइन ए अकबरी, आइन मतलब कानून होता है, और अकबरी कहते हैं। देखिए, अकबर नामा के 3 भाग है, और एक भाग का नाम क्या है, आइन ए अकबरी। इसमें क्या है, अकबर के समय के जो प्रशासन था उसके बारे में उल्लेख किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और अकबर नामा क्या है, पूरी तरह से क्या है, अकबर का जीवनी है, जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। और देखिए, अकबर ने क्या है,
सबसे पहले एक अनुवाद विभाग खुलवाया था। क्या खुलवाया था? अनुवाद विभाग, जिसको ट्रांसलेट डिपार्टमेंट कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। इसमें देखिए क्या है, महाभारत का क्या, रामायण का क्या, गीता का क्या, और पंचतंत्र का क्या, और भी बहुत सारे क्या, लेकिन ये मेन है। इन ग्रंथों का क्या है, फारसी में अनुवाद करवाता है। जो अनुवाद विभाग खोला था, अनुवाद विभाग लिख लीजिएगा, इनके समय में खोला गया था। उसको ट्रांसलेट डिपार्टमेंट कहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने टाकसाल बनाया था। टाकसाल उसे कहते हैं जहाँ पे मुद्रा यानी जो कॉइन्स होता है उसको छपाया जाता था। टाकसाल का स्थापना, देखिए जो राजा, जिनका राज्य स्थायित्व ज्यादा हुआ ना, वो ऐसे चीजों पर ध्यान ज्यादा देता है। अब जिसका राज्य स्थायित्व नहीं होगा वो ऐसे नहीं करता। उसके बाद उनका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। ये हुआ था 1576 को हुआ था। इनके बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो मेवाड़ के शासक, महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़। चलिए आप लोग बताइएगा एक क्वेश्चन, उत्तराखंड में कौन सा ऐसा जनजाति है जिसे अपने अपने पूर्वज को महाराणा प्रताप मानते हैं, मतलब उनके वंशज मानते हैं? उत्तराखंड में जो जनजाति है उनमें से कौन सा ऐसा एक जनजाति है जो अपने पूर्वजों को या अपने को महाराणा प्रताप के क्या वंशज माना जाता है, मानते हैं, मतलब बोलो, आप लोग बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जनजाति है उत्तराखंड में जो महाराणा प्रताप के वंशज से अपने वंशज को जोड़ता है। इसके बाद क्या है, देखिए अकबर का जो अंतिम युद्ध था, अंतिम युद्ध 1605 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध का नाम था आशीरगढ़ का युद्ध। अकबर के 3 बेटे थे, उनमें से एक बेटा जिंदा था जिनका नाम सलीम था, और वो बाद में क्या जहांगीर के नाम पे शासक बनता है। देखिए अकबर का जो गुरु था ना, सलीम चिश्ती था। तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से क्या होता, सलीम का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम सलीम था। तो अकबर का गुरु कौन था? अकबर का जो गुरु था, गुरु वो है सलीम चिश्ती। इसी के आशीर्वाद से क्या है, सलीम का जन्म हुआ था, और यही सलीम क्या है, जहांगीर बना। सर ये टकसाल क्या था सर, एक बार रिपीट कर देंगे? टकसाल, टकसाल का टकसाल का मतलब होता है जहाँ पे टाकसन। कॉइन्स को बनाया जाता है, उसको आप कह सकते हैं, टाकसाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जहाँ पे कॉइन्स को बनता है उसको कह सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस कह सकते हैं, जहाँ पे पैसा बनाया जाता है, समझ लीजिएगा। जैसे नोट या सिक्का जहाँ बनाया जाता है उसको टकसाल कहते हैं, यानी प्रिंटिंग कह सकते हैं। प्रिंटिंग जहाँ पे क्या होता है, पैसों का प्रिंटिंग, और टकसाल कहते हैं उसको, समझिएगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे इसमें जो कॉइन्स का क्या होता है, उसका टकसाल उसमें क्या होता है, बनाया जाता है। या जो हमारे प्रिंटिंग प्रेस होता है, प्रिंटिंग प्रेस में नोट बनाए जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, नोट बनाए जाते हैं, और टकसाल में सिक्के बनाए जाते हैं। ये टकसाल मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश में मुझे नाम याद है। टकसाल मतलब जहाँ पे, समझ लीजिए कि जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, तो उसको टकसाल कहा जाता है। जी सर। हम्म। तो ये अकबर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपको बता दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हेडिंग डालिएगा जहांगीर।
देखिए जहांगीर 1606 में शासक बनता है और 1628 तक शासक रहता है। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, आपको बता दिया था। जहांगीर क्या है, चित्रकला के बहुत बड़े रुचिकार थे, चित्रकला प्रेमी थे। ऐसे माना जाता है, अब सच है कि झूठ है वो अलग बात है, कि अगर एक पेंटिंग को अगर अलग अलग पेंटर अगर उसको बनाते तो उनको इतना कला के बारे में पारखी या मतलब ज्ञाता माना जाता है कि वो अलग अलग पेंटर ने कौन कौन सा अंग या कौन कौन सा भाग बनाया है वो बता सकते थे। इतना ज्यादा क्या था, उनको जानते थे, मतलब कला के, चित्रकला के, पेंटिंग के बारे में, ध्यान दीजिए कि पेंटिंग के बहुत बड़े क्या थे, जानकार थे। दूसरी बात है, 1611 में इन्होंने नूरजहां से शादी किया था। आप लोग बताइएगा कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। नूरजहां का वास्तविक नाम नूरजहां नहीं था, वो क्या था आप लोग बताइएगा, नहीं बताएंगे तो फिर हम बता दूंगा। नूरजहां से शादी किया था। अब देखिए नूरजहां एकमात्र मुगल रानी थी जिनका फोटो या जिनका नाम सिक्कों पे बना। मेहरुनिसा था सर उनका नाम। हाँ मेहरुनिसा, एकदम सही बताया, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा क्या था, इनका नाम था। तो मेहरुनिसा क्या, नूरजहां, देखिए नूरजहां का पहले शादी हो चुका था, बाद में जहांगीर ने 1611 में शादी किया था। अब देखिए नूरजहां की जो पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम, लाडली बेगम, इस इनका जो शादी हुआ था वो क्या था, जहांगीर के पुत्र, पहले पहले मतलब बीबी के पुत्र से उनका शादी हुआ था, इसको सयार कहा जाता है। सयार, सयार से शादी हुआ था। और नूरजहां के जो भाई की पुत्री थी जिसको मुमताज महल कहा जाता है, और मुमताज महल की शादी क्या है, वो भी जहांगीर के पुत्र शाहजहां से हुआ था, ध्यान रखिएगा। और शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। तो शाहजहां से क्या है, नूरजहां के जो भाई है, भाई की पुत्री यानी भाई की के पुत्री मुमताज की शादी किससे हुआ था, शाहजहां से हुआ था। और उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी की शादी क्या था, जहांगीर के पुत्र शायर से हुआ था। मतलब ये राज्य हड़पने के लिए हुआ था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सोचते थे कि मेरा दामाद शासक बने, उसको वो उनका मानना था मेरा दामाद शासक बने। तो उनको खुर्रम कहा जाता था, शाहजहां को, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के समय पे मुगल शासक में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा था, सबसे बढ़िया था न्याय व्यवस्था। उन्होंने जो आगरा का किला था, आगरा के किले में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, आगरा में बनाया था। आगरा के किले में न्याय का जंजीर लगाया था। न्याय का जंजीर लगाया था, इसलिए न्याय प्रिय माना जाता है इनको। ये भी बाग बगीचे के बहुत शौकीन थे। कश्मीर में बहुत सारे बाग बगीचे लगाए थे, जैसे शालीमार बाग लगाया था। तो कश्मीर में कौन सा बाग लगाए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड में, शालीमार बाग। शालीमार बाग उन्होंने कहाँ बनाए थे, कश्मीर में लगवाया था। अब बोला कि जो ये जो मुगल या जो मुस्लिम लोग थे ये मध्य एशिया से आए थे, वहां पे बगीचे ज्यादा होते थे, इसलिए क्या थे ये लोगों, क्योंकि वो आज भी देखिएगा मिडिल एशिया में क्या होता है, इस तरह के जो सूखे, जिसको मेवे कहते हैं, मेवे मतलब ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट अधिकतर क्या इन क्षेत्रों में पाया जाता है अधिकतर। उसके बाद आप इधर चले जाएंगे, यूरोप की साइड चले गए, वहां पे क्या है, जितने भी रसदार फल होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, उसके बाद आपका जैतून हो गया, इनकी बहुत बड़ी खेती होती है।
तो ये बगीचे वाले क्षेत्र से आए थे, तो बगीचे वाले क्षेत्र में आएंगे तो ये लोग बाग बगीचे के क्या बहुत शौकीन थे। तो साली जैसे देखिए, जो चारबाग शैली का नाम सुने होंगे, जैसे आप लोगों ने चारबाग शैली का नाम सुना, जैसे लखनऊ के जो रेलवे स्टेशन उसका नाम चारबाग ही है, क्योंकि वहां पे पहले क्या था, मुगल के जमाने में वहां पे क्या था, प्रशासनिक हेडक्वार्टर हुआ करता था। जैसे देखिए आगरा में सबसे पहले क्या है, आगरा में अगर आप लोग ताजमहल गए होंगे, ताजमहल के बगल में देखिएगा एक बगीचा है जो बाबर ने बनवाया था। और वो क्या था, सबसे पहले क्या, चारबाग, चारबाग शैली में बनाया था। चारबाग शैली में क्या होते हैं कि बीच में एक मकान बना जाता है, इधर रास्ते होते हैं, इधर रास्ते होते हैं, इधर रास्ते होते हैं, इधर रास्ते होते हैं, और यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, छायादार वृक्ष या फल फूल। इसको चारबाग शैली कहा जाता है, जो गार्डन गार्डन टाइप का बनाया था। ये बाबा ने सबसे पहले आगरा में शुरू किया था। तो ये जो शालीमार बाग है, ये भी चारबाग शैली में है। अब जहांगीर ने क्या है, अपना आत्मकथा लिखी। इनका आत्मकथा का नाम क्या है? जहांगीर। किस भाषा में है? फारसी में। फारसी भाषा में क्या है इनका आत्मकथा, जिनको फुतुहात जहांगीरी कहा जाता है। कहता फुतुहात जहांगीरी इनको कहा जाता है। अब ये जहांगीर के बाद जो शासक बनता है उनका नाम है शाहजहां। शाहजहां क्या है, स्थापत्य कला का बहुत शौकीन थे। इसको आर्किटेक्चर कहा जाता है, मतलब इमारत बनाने का शौकीन थे। जैसे लाल किला बनाया इन्होंने, रेड फोर्ट। उसके बाद ताजमहल बहुत फेमस है। उसके बाद जामा मस्जिद, दिल्ली का जो जामा मस्जिद आप लोग देखते हैं वो। तो ये क्या है, ये फेमस उनका आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला है। तो आर्किटेक्चर के बहुत बड़े प्रेमी थे शाहजहां। और शाहजहां का एक पुत्र था जिसे दारा शिको कहा जाता था। दारा शिको क्या है, फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। फारसी और उसके साथ साथ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, यानी सबसे उदार राजकुमारों में माना जाता है। तो दारा शिको ने उपनिषद का अनुवाद करवाया था। उपनिषद का अनुवाद करवाया था, काशी के पंडितों को बुला के उपनिषद का अनुवाद किया था, जिसे शीघ्र ये अखबार कहा जाता है। देखिए अखबार का मतलब ईश्वर होता है, ध्यान दीजिएगा, अखबार का मतलब कोई ऐसे नहीं है, इसका मीनिंग ईश्वर होता है। जैसे देखिए नमाज में अकबर हु अल्लाह का, तो वहां पे अकबर को नहीं बोलते, वहां पे ईश्वर मतलब, अकबर मतलब ईश्वर होता है। तो ध्यान दीजिए, सिद्ध ये अकबर क्या है, उपनिषदों का अनुवाद है, जो दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिए, दारा शिकोह बहुत ही क्या है, धार्मिक व्यक्ति थे, और बहुत उदार व्यक्ति कह सकते हैं, पूरे कह सकते हैं। और आप लोग जानते हैं, ये यही जो दारा शिकोह है, इनके मृत्यु के बाद इनका पुत्र जब उत्तराखंड गए थे, दारा शुजा, उन्होंने क्या है, मोलाराम के वंशज को लेके गए थे। आप लोग मोलाराम की कहानी सुने होंगे, जो घर वाली पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। तो उसमें क्या है, घर वाली पेंटिंग में मोलाराम के वंशज को लेके गए थे। और वो क्या था, देखिए ये जो ताजमहल है, इसमें पहले जो मुमताज महल को दफनाया गया था, मुमताज महल को, उसके बाद शाहजहां को भी दफनाया गया था। शाहजहां ने एक बहुत बढ़िया सिंहासन बनाया था, जिसे तख्त ए ताऊस कहा जाता है, या जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है।
या इसे मयूर सिंहासन कहते हैं, जिसमें क्या है हीरे लगे थे। कौन सा हीरे लगे थे? कहनूर हीरा। और ये कहनूर हीरा कहाँ से मिला था? गोलकुंडा के खान से मिला था। यही गोलकुंडा का जो हीरा है, ये शाहजहां ने अपने सिंहासन में लगाया था। अभी क्या है, जो विक्टोरिया जो महारानी है ब्रिटेन की, उनके राज मुकुट में लगी हुई है। बताओ, वो बहुत लंबा घूम घूम के फिर वहां पहुंचे, अंग्रेज लेके चले गए। तो इसके बहुत लंबी कहानी है, इस कोहिनूर हीरा का बहुत लंबा कहानी भी है। तो ये गोलकुंडा से निकला गया था। और जो शाहजहां ने जो तख्त ये ताउस या मयूर सिंहासन बनाया था, उसमें इस हीरे को लगाया था। तो इस हीरे को क्या वहां पे लगाया गया था। देखिए, इनके समय में प्रशासन में जो सुधार है ना, प्रशासन में उतना सुधार नहीं है। जो अकबर ने जो प्रशासन शुरू किया था, वही प्रशासन इनके समय में भी चल रहा था। इसलिए इनमें प्रशासन में कोई सुधार नहीं हुआ, मतलब जैसा ही वैसे ही चल रहा था। लेकिन लास्ट में क्या है, उनके 4 पुत्र थे शाहजहां के। उन्होंने उनमें से जो औरंगजेब है, वो उत्तराधिकारी का युद्ध जीत जाता है। और बाद में क्या, शाहजहां को बंदी आगरा के किले में बंदी बना लेते हैं। और इसी को वहीं पे उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, शाहजहां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दिल्ली बनाया था। उनकी राजधानी कहाँ था? दिल्ली। जो लाल किला है, लाल किला इन्होंने दिल्ली बनाया था। देखिए, राजधानी थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं तो इनमें कभी कभी राजधानी में कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता है। जो बाबर था, उनका राजधानी आगरा था। हुमायूं का राजधानी भी आगरा था। लेकिन जो अकबर है, उनका राजधानी फतेहपुर सीकरी। जहांगीर की राजधानी कहाँ था? आगरा। और शाहजहां की राजधानी कहाँ है आपका? दिल्ली। उसके बाद औरंगजेब की राजधानी भी कहाँ है? पहले आगरा था, बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो अलग अलग समय में क्या था, इनके राजधानी में क्या है चेंज किया गया था। अब आता है औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब मुगल काल का सबसे सफल शासक माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर उन्होंने कब्जा कर रखा। लेकिन औरंगजेब थोड़ा सा धार्मिक कट्टर पहले बन गए थे। देखिए, बनने में क्या होता है, परिस्थिति बहुत समय काम करता है। हर चीज परिस्थिति के अनुसार काम आता है। क्योंकि औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मारकर अपने पिता को बंदी बना के शासक बना था। अब बताइए, कोई अपने तीनों भाई को मार के बंदी बना के शासक, अपने पिता को बंदी बना के शासक बनेंगे, तो समाज के लोग उनका विरोध तो करेंगे ही करेंगे। या उनके दरबार में बहुत से लोग उनका विरोध करेंगे जो उनके भाई के पक्ष में थे। तब उनको क्या है, एक टाटुकारी वाले लोगों को बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तब देखिए, जब भी लोग क्या होता है गलत काम करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, ये पूरा इतिहास गवाह है। आज भी होता है, अगर कोई पाप किसी ने कोई गलत किया, तो मंदिर मस्जिद में जाके उसको करते। तो जब औरंगजेब ने अपने तीनों भाई को मारा, अपने पिता को बंदी बनाया, तो उनको एक ही सहारा था, धर्म का। तो धर्म का जब सहारा ले गए, तो मुस्लिम जो लोग थे उस समय भारत में, तो उनको खुश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वही लोग दरबार में थे। देखिए, आज क्या है, जो भी सत्ताधारी पक्ष है, वो क्या है, हिंदुओं को खुश करना चाहेंगे भारत में। क्योंकि सत्ता हिंदुओं के बलबूते ही जीत पाएंगे, क्योंकि उनकी आबादी 80% है। तो उनमें से क्या 40% भी अगर एक साथ किसी को वोट दे दे, वो कोई पार्टी जीत जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या, औरंगजेब भी क्या है, जब अपने तीनों भाइयों की हत्या करके और अपने पिता को बंदी बना के जब शासक बना, तो उनको एक वर्ग चाहिए था, जो क्या है, उनको मोरल सपोर्ट दे सके, यानी धार्मिक सपोर्ट दे सके। देखिए, जब आप लोग देखे होंगे, जब कोई बहुत ज्यादा पाप कर लेता है, या तब क्या होता है, उसमें से बहुत सारे या बहुत सारा अपने आत्मा संतुष्टि नहीं हो पाता, तो बहुत सारे यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करवाते हैं घरों में। अलग जब तक सही सही चलता है घर में, तब तक कुछ नहीं करवाते, लगभग लगभग। जब कोई विपत्ति आने वाले होते हैं, तब क्या होता है, वो सारे धार्मिक कर्मकांड शुरू हो जाते हैं। अधिकतर लोगों की है, कुछ लोग जो नियमित है वो अलग बात है। तो ये औरंगजेब भी क्या है, धार्मिक कट्टर बन गया था। इसलिए औरंगजेब के
प्रशासन का लगभग पहले 15 से 20 साल क्या है, बहुत धार्मिक कट्टर थे और धार्मिक कट्टर के साथ-साथ एक ईमानदार व्यक्ति थे। मतलब पूरे मुगल प्रशासन में एक ऐसा व्यक्ति था जो राजकोष से पैसा लेके अपना खर्चा नहीं चलाता था, बल्कि क्या है, कुरान का ट्रांसलेट करके उसको बेच कर क्या होता है, अपना व्यक्तिगत खर्च चलाते थे। ध्यान दीजिएगा, पूरे मुगल पीरियड में एक ऐसा व्यक्ति थे जो अपने खर्चा के लिए राजकोष से पैसा नहीं लिया। ध्यान दीजिएगा, मतलब जैसे वेतन वगैरह लेते हैं, वो नहीं लेते थे। तो ये क्या पहले चरण थे वो कट्टर है, क्योंकि अपने भाई और पिता को बंदी बना के शासक बने हैं। तो एक कट्टर था। तो देखिए, इसी जो पहले 15 वर्ष क्या था, देखिए, ये बने थे 1658 में शासक बने थे और 1658 से लेके 1668 तक ये बहुत कट्टर थे, 10 साल तक। इसी में उन्होंने देखिएगा जो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। तो विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का मतलब क्या है? मुसलमानों में विश्वास जगाना और हिंदुओं में क्या है? डर पैदा करना। उसके बाद क्या है? जो मथुरा में क्या है? मथुरा में मंदिर को तोड़ा, यानी मथुरा में क्या होता है, जो कृष्ण मंदिर को तोड़ा था, तो मंदिर को तोड़ा। आगरा में बहुत सारे मंदिर को तोड़ा, जैसे आगरा में ज्वाला देवी मंदिर को तोड़ा, ज्वाला देवी मंदिर को तोड़ा। इसको तोड़ने का अगर एक उदारवादी की तरफ सोचेंगे तो ये क्या है, प्रशासन का रूल है कि जो किसी को अगर खुश करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो कट्टर कह सकते हैं कि पहले के चरण क्या था, औरंगजेब बहुत कट्टर थे। लेकिन दूसरे चरण में देखिएगा, दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। दूसरा क्या था, जो औरंगजेब थे, एक तो सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, और इनके जो सबसे प्रिय दोस्त थे उनका नाम था जय सिंह। जय सिंह बहुत ही उनका बड़ा दोस्त था और जय सिंह ने शिवाजी को हराए थे। जय सिंह ने शिवाजी को पराजित किया था। शिवाजी को 1665 में पुरंदर के युद्ध में पराजित किया था। आप जानते हैं उसके बाद शिवाजी को क्या है, आगरा में लाया जाता है और आगरा में क्या था, उसमें मिठाई के टोकरे में भाग जाता है। ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा। तो जय सिंह उनके बहुत ही क्या खास व्यक्ति थे, जैसे मान सिंह अकबर के बहुत खास व्यक्ति थे, उसी प्रकार जय सिंह भी क्या था, उनके बहुत ही खास व्यक्ति थे। तो दूसरे चरण में क्या थोड़ा सा उदार बन गए थे। लेकिन क्या होगा, देखिए, जब आप एक बार किसी व्यक्ति को या किसी समाज को या किसी बच्चे को जब उनको जहर उगाला देते हैं ना, वो जहर क्या तो धीरे धीरे बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। जब कट्टरपन ला देते हैं तो वो कट्टरपन क्या होता है, धीरे धीरे आगे ही बढ़ता है। तो ये भी क्या है, एक नियम है कि कट्टरपन को जब आप उनको बढ़ाएंगे आगे तो वो क्या तब विनाश करेगा। तो आज हो देखिए, अगर कोई भी धर्म के लोग अगर कट्टरपन को बढ़ाएगा, उसी को आप देखिएगा इस्लाम में अफगानिस्तान या जगह पे कट्टरपन को बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान में देखिएगा वहां पे खुद उनके ही मस्जिद को उड़ा दे रहा है। भाई हिंदुस्तान में उनको उड़ा दे, चलो हिंदुओं के उड़ा दे, लेकिन खुद मुसलमान के अपने ही मस्जिद को उड़ा दे रहा है। तो भाई वो धार्मिक थोड़ी ना हुआ। अगर मान लो तो मैं हिंदू और मैं ही खुद ही मंदिर को उड़ा दूं तो मैं धार्मिक कहाँ हुआ। धार्मिक का मतलब होता है कि मैं उसका रक्षा करूं, जब उसी को उड़ा दे रहा हूं तो उसमें है क्या है। अभी देखिएगा, अभी जो पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान में ऐसे हो रहा है, बहुत सारे घटनाएं हो रही है ऐसे। जो अभी जो हाफिज सईद थे उसके दामाद को पकड़ के मार दिया, उसके बेटे को अवगत करा दिया। तो जो गलत काम करेगा उसके साथ तो गलत तो होगा ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, औरंगजेब के समय पे जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, को फांसी दी गई थी।
और गुरु गोविंद जो 10वां गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र को जिंदा चिनाब कर दिया, दफन कर दिया था, समझ लीजिएगा, जिंदा दफन कर दिया था, दीवारों में चिनाब कर दिया था। देखिए आजकल क्या था, इनके जो पुत्र थे उनके जब दफन किया था उसको क्या है, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक बात देखिएगा, एक पत्र है जफरनामा, तो जफरनामा के एक पत्र है जो औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के बीच में पत्राचार है, ये मध्य पत्राचार है। ये क्वेश्चन पूछा गया जफरनामा क्या है।